नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल और आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। दोस्तों, एक सीरीज में हमने आपको ये सर्वे दिखाए हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से की थी, उसके बाद बिहार पर हम गए, 80 सीटों का यूपी, 40 सीटों का बंगाल और उसके बाद हमने कल 48 सीटों वाले महाराष्ट्र की बात की और आज 42 सीटों वाले बंगाल की बारी है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी प्राची पराशर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल जाकर संदेश खाली को बड़ा चुनावी मुद्दा उन्होंने बनाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी पर कैसे अटैक करेगी, मोदी ने इसका आउटलाइन तय कर दिया। हिंदू और मुसलमान सभी ममता बनर्जी को हराएंगे और एनडीए को 400 सीटें दिलाएंगे, ये दावा प्रधानमंत्री ने आज किया। संदेश खाली का गुंडा शाहजहां शेख क्या बंगाल की सारी 42 सीटों पर असर डालेगा? क्या नरेंद्र मोदी ने जो सोचा है बंगाल में ठीक वैसा ही होने जा रहा है? ये सर्वे आपको बताएगा आपसे थोड़ी देर में। देखिए, हमने अभी तक आपको 4 राज्यों का ओपिनियन पोल दिखाया है। आज बारी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल, जहां ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल, जहां ममता को अलायंस के ज्यादा अपने काडर पर यकीन है। क्या ममता का वो यकीन सच होगा या बंगाल में कमल खिलने का रास्ता साफ हो गया है? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी और सबको चौंका दिया था। 14 में 2 से छलांग मारकर सीधे 18। अब आ गया 2024। क्या होगा? दीदी या मोदी? बंगाल किसको चुनेगा? आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा आज। लेकिन ओपिनियन पोल हम शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के आराम बाग में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो क्या फोकस था उनका, क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा एक बार। माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएगी। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। आज सब दूर की आवाज आ रही है। मैं अभी देख रहा था शुभेंदु जी को और हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार। देखिए, प्रधानमंत्री ने दोनों बातें आज कह दी अपने बंगाल की इस पहली सभा के अंदर। उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी ये सोचती हैं कि यहाँ का जो मुस्लिम वोट है उनके पास, जो 30% मुसलमान वोट है और वो उनका अगर बंधुआ वोट वो मानती हैं, तो इस बार उनकी ये गलतफहमी भी टूटने वाली है। और उन्होंने ये जिम्मेदारी दी मुस्लिम माताओं बहनों को नाम लेकर के। ये इस बार मुस्लिम माताएं बहनें जवाब देंगी तृणमूल कांग्रेस को। और उन्होंने संदेश खाली का जिक्र भी कर दिया। ये राजा राम मोहन राय की धरती पर अगर महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है तो आज उनकी आत्मा रो रही होगी। तो प्रधानमंत्री ने जिस पिच पर उठाना था संदेश खाली के मुद्दे को वो कर दिया है शुरू। और यहां से अब आप देखिएगा कि उनके सारी पार्टी और लीडर जो हैं वो लकीर पकड़ लेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं आज के सर्वे की। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, मेहमानों के परिचय के साथ राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। और आज एक बड़े खास मेहमान और बंगाल की धरती के चप्पे चप्पे को पहचानने वाले और इन सारी सीटों का सारा अंदर का गणित आपको बताने वाले बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जयंत घोषाल, जिनको हम प्यार से दादा बोलते हैं,
बहुत स्वागत है दादा आपका आज इंडिया टीवी पर, और आपके सारी अनुभव की आज हमको जरूरत पड़ेगी इन सीटों को समझने के लिए। और साथ ही जिन्होंने ये सर्वे किया सीएनएक्स से, भावेश झा हमारे साथ हैं। भावेश, आपका बहुत स्वागत है। प्राची, शुरुआत हमको आज, चूंकि ये संदेश खाली का मुद्दा बंगाल में सबसे ज्यादा है इस वक्त, तो उसी सीट से करनी चाहिए जहां पर संदेश खाली आता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपनी लाइन को पूरी तरीके से सेट कर दिया है, पूरी पार्टी की लाइन को सेट कर दिया है। तो आइए सबसे पहले बशीरहाट की बात कर लेते हैं, जहां संदेश खाली इलाका पड़ता है, जिसकी चर्चा आप जोरों शोरों से सुन रहे हैं। इतने बड़े तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन इसका जमीन पर कोई असर हो रहा है ऐसा तो कम से कम ओपिनियन पोल नहीं बता रहा है। बशीरहाट टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है। नुसरत जहां यहां से टीएमसी की सांसद हैं, उनका वो बयान भी आपको याद होगा जिन्होंने संदेश खाली पर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं संदेश खाली नहीं जा रही हूं क्योंकि वहां जाने की मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बीजेपी की जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने संदेश खाली में डेरा डाला हुआ है और इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पहला रुझान है वो ये बता रहा है कि ये सीट टीएमसी के खाते में ही जाएगी। इसकी वजह भी आपको हम बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि संदेश खाली का मुद्दा इतना जोर शोर से उठाने के बाद भी जहां वो सीट पड़ती है, वो बशीरहाट, वो भाजपा क्यों नहीं निकाल पा रही है, ये सीट टीएमसी के पास दोबारा क्यों जा रही है। तो वाकई नरेंद्र मोदी ने जो नब्ज पकड़ी ना कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की, उसी का नतीजा है ये। संदेश खाली में, यानी माफ कीजिएगा, बशीरहाट में 47% मुस्लिम वोट है। तो इस 47% मुस्लिम वोट का जो तोड़ भाजपा अभी तक नहीं निकाल पाई है, या संदेश खाली का जो मुद्दा है उसको अभी और शायद बीजेपी को घर घर ले जाने की जरूरत होगी। संदेश खाली जहां पड़ता है, बशीरहाट की वो सीट जो है इस वक्त ममता बनर्जी निकाल लेंगी, ये हमारा सर्वे बता रहा है। तो बीजेपी के लिए ये आप कह सकते हैं कि एक झटका होगा, या उनके लिए अभी इस पर और काम करने की जरूरत है। सीधे मैं जाना चाहता हूं जयंत घोषाल जी के पास। दादा, इतना संदेश खाली पर बात हो जाने के बाद, इतनी नाराजगी के बाद भी बशीरहाट टीएमसी के पास जाता दिख रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये जो 47%, मतलब ये जो आंकड़ा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये 24 परगनास हैं, नॉर्थ 24 परगनास और साउथ 24 परगनास, दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। पहले एक साथ था, और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में एवरेज परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इज 40%, जहां स्टेट में 30% है एवरेज। तो ये जो बशीरहाट है, वो देखिए डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है उससे भी 7% ज्यादा है। तो इसका मतलब मुस्लिम वोट है। देखिए, मुझे लगता है ये प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके बहुत बड़ा असर है, क्योंकि मोदी जी का बहुत लोकप्रियता है, और इसीलिए 2019 में 18 सीट मिला। भाजपा इज ए सक्सेस स्टोरी इन बंगाल, 77 एमएलए हो गया है, राज्यसभा में एमपी भेज रहे हैं। हम पहले तो ये सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट का स्प्लिट करने का इशू, सीपीएम के पार्टी की तरफ से मोहम्मद सलीम को क्यों पार्टी सेक्रेटरी बनाया था? कारण एक ही है कि अगर मुस्लिम वोट सीपीएम में फिर वापस आए, क्योंकि सीपीएम के तरफ से मुसलमान वोट टीएमसी में गए थे और कांग्रेस से भी कुछ आया था। अभी ये जो मेन इशू है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट वहां गए थे, संदेश खाली में भी जाने की कोशिश किया, वहां 144 का इशू हुआ, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम एक साइकी है, कम से कम बंगाल में। देखिए, बंगाल में उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम है, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है। इस इज मैटर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी। और बशीरहाट में जो बंगाली मुसलमान है, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के सोचते थे कि इनको स्प्लिट कर देंगे, उसमें और इनसिक्योरिटी, क्योंकि जब भाजपा हिंदू वोट का कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ध्रुवीकरण हो रहा है, उसका असर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा का फायदा मिल सकता है। ठीक है सर। लेकिन जहां मुस्लिम वोट का कंसंट्रेशन है, वो और इनसिक्योरिटी से इन ब्लॉक मुस्लिम का जो कंसोलिडेशन वो ब्रेक नहीं हो रहा है। दो तीन बातें दादा इस पे हम लोग कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टेट में एक ऐसी सीट है जहां पर 47% मुस्लिम वोट है, और आपने जैसा डिस्क्राइब किया हमारे लिए कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सीट वोट है उससे भी 7% ज्यादा जब पूरी लोकसभा में हम आ जाते हैं तो वो बशीरहाट के अंदर मिलता है। अब या तो बीजेपी वो रिवर्स पोलराइजेशन नहीं कर पाई है, जब तक हमने ये सर्वे किया तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आईएसएफ है, कांग्रेस है, टीएमसी है, वहां तो कोई इंडिया अलायंस जैसी चीज अभी तक बन नहीं पाई है। उसके बावजूद इतने अलग अलग तरीकों से, मतलब मल्टी कॉर्नर फाइट होने के बाद भी मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर जो पिछली बार नुसरत जहां जीती थी, वो 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी।
तो ऐसा जब वो वोट पड़ रहा है तो आपको साफ दिखाई देता है कि वो मुस्लिम वोट जो है वो इस बार भी नुसरत जहां के लिए पड़ेगा। अगर वो स्प्लिट नहीं हो रहा, वो स्प्लिट नहीं होगा। और देखिए वहां पे अब इसका पहले एक समय था जब वहां पे सीपीएम का बहुत ज्यादा कांग्रेस लेफ्ट स्पेंट फोर्स है, बिल्कुल स्पेंट फोर्स है इस जगह पे। और पहले एक समय था जब सीपीएम का यहाँ जोर होता था, तब मुस्लिम, जैसे दादा बता रहे थे कि मुस्लिम वोट वहां पे जाता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो आपका सर्वे बिल्कुल सही दिखा रहा है कि ये सीट जो है ये टीएमसी के पास जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं इसी बात को जान रहे हैं। आज वो संदेश खाली का भी जिक्र कर रहे थे और इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो टीएमसी का घमंड तोड़ेंगी। इस बार मुस्लिम घमंड तोड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेगा। तो इन बयानों का कोई असर होगा? सीए, यूसीसी, ये सारे मुद्दे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। नहीं, लेकिन 2019 को भी देखें हम, बीजेपी ने तब भी कोशिश की थी मुस्लिम वोट को तोड़ने की, और वो सारा का सारा मोस्ट खासतौर से नॉर्थ बंगाल में, दादा उसको ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं, वो टीएमसी के साथ ही रहा वोट। भारतीय जनता पार्टी उसमें डेंट नहीं कर पाई। और जो बात अभी राहुल ने भी जिक्र किया, आप भी कर रहे हैं, सीए की बात जब होम मिनिस्टर कर रहे हैं कि अभी उसका वो हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो क्या वो रिवर्स पोलराइजेशन में मदद करेगा या टीएमसी जो है उसको ज़्यादा पोलराइज कर सकती है? इससे बड़ा फर्क पड़ेगा वहाँ के। शेख शाहजहाँ को 55 दिन गिरफ्तार नहीं कर रही सरकार, इससे आपको समझ में आता होगा कि मुस्लिम वोट कहां पर है और उसमें कितनी पकड़ ममता बनर्जी की वहां पर है। और कोई विरोध शेख शाहजहाँ को लेकर या संदेश खाली को लेकर भी वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी में बड़े तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। उसको हम दिल्ली आप कह रहे हैं कि ये एक बड़ा इशू नहीं बनने वाला चुनाव में? वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू बन पाएगा, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है वो टीएमसी के साथ है। और इसका फायदा ये हुआ ना कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों वहां पर स्पेंट फोर्स हो गए, तो पूरा का पूरा माइनॉरिटी वोट। मैं अगली सीट पर बढ़ूं, समीर जी कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं वो हो जाता। सिर्फ 13 लाख वोटों का, 17 लाख वोटों का फर्क है। मतलब 17 लाख वोट ज्यादा टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिले थे। टीएमसी को 43% वोट थे और भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले थे। 17 लाख वोट का फर्क था। बहुत कम वोट का अंतर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच रहा था। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार ये अंतर कम करने के लिए कोशिश में लगी हुई है। और उत्तर बंगाल के अलावा दक्षिण बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया है। संघ पिछले 5 साल से लगातार जमीन स्तर पर काम कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो 17 लाख वोट का फर्क था पिछले 5 साल में, इस बार भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ते हुए ममता बनर्जी से ज्यादा वोट बैंक लाने की स्थिति में पहुंची। चलिए, अब ये तो हमको देखना पड़ेगा। देखिए, मामला पिछली बार भी ऑलमोस्ट बराबरी का बना ही दिया था बीजेपी ने। 22% वोट का इंक्रीज हुआ था, 22% वोट बढ़ा था 2014 से 2019 में। अरे आज हम आपको ये सर्वे थोड़ा दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं। अभी तक हमने पहले जो सर्वे किए उसमें हम क्षेत्रवार चलते थे, रीजन वाइज चलते थे। आज हम पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ी सीटों का और कुछ प्रोमिनेंट लोगों की, हस्तियों की सीटों का जिक्र पहले करेंगे आपके सामने। तो वो लगभग 1 दर्जन सीटें हैं। जैसे ये टीएमसी की सीट, टीएमसी को जा रही है बशीरहाट की सीट, संदेश खाली वाली। दूसरी एक सीट है, यह कांथी की सीट। कांथी में शुभेंदु अधिकारी जो वहां पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता, सबसे बड़े नेता इस वक्त वहां पर बीजेपी के पास हैं, टीएमसी से ही आए हैं, ममता बनर्जी की कैबिनेट में बड़े मंत्री होते थे। इनके पिता शुभेंदु अधिकारी इस सीट से कांथी, वहां ऊपर आ गया कांथी। देखिए यहां पर जल रही है, अभी भगवा बत्ती जल रही है। इसका मतलब ये सीट बीजेपी को जा रही है। यहां पर शिशिर अधिकारी जो हैं वो शायद इस बार चुनाव न लड़े, लेकिन उनके परिवार की तूती यहां पर बोलती है। और ये जंगल महल का इलाका है और यहां पर अधिकारी परिवार ने जिसको चाहा उसको जिताया। विधानसभा में भी शिशिर अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई हैं, वो विधायक भी हैं इस इलाके से। अब ये सब लोग जो है ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन अब ये सब बीजेपी में आ गए, तो ये सीट बीजेपी के पास रहेगी, इसमें कहीं कोई शक दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, देखिए कांती सीट चूंकि पारंपरिक सीट है अधिकारी परिवार की, और इस पे अधिकारी परिवार जिसको चाहता है उसे चुनाव जितवाता है। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी के पिता सांसद हैं और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसी चर्चा की जा रही है, क्योंकि वो टीएमसी में ही है। शुभेंदु अधिकारी जरूर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, लेकिन वो टीएमसी के सांसद बरकरार हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और शुभेंदु अधिकारी का जो इफेक्ट है वो आप ओपिनियन पोल में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहाँ पर लाइट जल रही है, यानी कि कांथी सीट जो शुभेंदु अधिकारी के परिवार की पारंपरिक सीट है, यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। एक करेक्शन बस, वैसे भी एक करेक्शन में कर भाई सांसद हैं अगली सीट से जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। जी, जंगल महल जो है ना पूरा इलाका वेस्ट बंगाल का, वो बीजेपी का ही डोमिनेंस वाला इलाका है। बीजेपी उसमें बहुत ताकतवर पोजीशन में है। देखिए नॉर्थ बंगाल और ये जो जंगल महल का इलाका है, और खासतौर से बीजेपी स्ट्रांग है। और जंगल महल के इलाके में एक और भी बात है, टीएमसी यहाँ पे इसलिए भी हारती है क्योंकि टीएमसी ने यहाँ पर जो लोगों की मूवमेंट्स थी, जन मूवमेंट्स थी, उनको बहुत दबाया था, उनको क्रश कर दिया था। उस कारण से भी वहां पर
टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल। तो पिछली बार तोलाबाजी का जो नारा, जो एक स्लोगन चला था, कॉइन किया था बीजेपी ने, उसका असर बहुत जंगल महल में दिखाई दिया। मनी तोलाबाजी। यस। अच्छा देखिए, कांथी की चूंकि बात की, इसी से लगी हुई एक और सीट है, उसकी बात कर लेते हैं। तमलुक सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अधिकारी परिवार का जो वर्चस्व है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, ये रही तमलुक सीट, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इस सीट के बारे में बताएं तो एक कांथी के बगल की सीट है, यहाँ से शुभेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु अधिकारी सांसद हैं। दिवेंदु ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तमलुक की सीट बीजेपी को जा सकती है, यानी जहां अधिकारी परिवार आप कह सकते हैं दोनों ही सीटों पर प्रभाव रखता है, तो ये दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। 3 सीटें अभी तक हमने आपको दिखाई हैं, बशीरहाट, तमलुक और कांथी। इसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 सीट बशीरहाट की, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसका मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। यह सीट जरूर बीजेपी के हाथ से जा रही है। शुभेंदु अधिकारी, अब शुभेंदु अधिकारी, उनका परिवार जो है इस चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर है, और क्या शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आने के बाद जो जैसी उम्मीद पार्टी को थी वैसा इफेक्ट दे पाए या नहीं दे पाए हैं? मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब भावेश ने। बिल्कुल, आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उनको लाया गया था और ये सोच के ही लाया गया था कि उस एरिया में जो बीजेपी जो विधानसभा में पिछड़ सकती थी वो उसको काउंटर करने के लिए लाया गया था। हालांकि विधानसभा में कुछ एक सीट पे उन्होंने असर जरूर डाला था, जैसे कि ममता बनर्जी को उन्होंने हरा दिया था, सही बात है। लेकिन उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ साल बाद, जब 2-3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो उस एरिया में पूरी तरफ इफेक्ट देखा जा रहा है। देखिए, उस पूरे एरिया को यदि ठीक से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे शुभेंदु अधिकारी का जो दबदबा है वो ओबीसी और दलित वोटर में बहुत ही ज्यादा है। वो सारे लोग पार्टी से, टीएमसी से पहले जुड़े हुए, तो इनके बीजेपी में आने के बाद वो बीजेपी से अच्छे तौर पे जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बीजेपी में जो पिछले 2 साल विधानसभा के बाद जो एक तरह का लगभग शिथिल सा संगठन पड़ा हुआ था। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड पे खुद बहुत एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद अब अचानक से जब ये संदेश खाली का इशू हुआ, जो अभी दादा बता रहे थे कि संदेश खाली का असर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पड़ सकता है, बिल्कुल सही कह रहे थे वो। संदेश खाली की वजह से बसीरहाट तो बीजेपी नहीं जीत पा रही है, क्योंकि वहां पे उस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि लगभग 50% से ज्यादा, अनऑफिशियली 50% से ज्यादा मुस्लिम है, ऑफिशियली 47% जैसा बताया गया है। लेकिन अदर जगह जो जहां पे SC ST डोमिनेंस लगभग 30% के आसपास है, उन सीटों पे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा है, जिसमें ये दोनों सीट जो अभी हमने डिस्कशन किया उसमें आने वाले में और भी बहुत सारी सीटें जहां पे इसका डोमिनेंस दिखेगा। बात करेंगे हम लोग भावेश उसकी। अब मैं जरा अगली एक ऐसी सीट पर बढ़ रहा हूं जिसको आप कह सकते हैं कि शायद सबसे चर्चित सीट होने जा रही है ये पूरे पश्चिम बंगाल में। ये डायमंड हार्बर की सीट है। डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 2014 से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते हुए आ रहे हैं। तो ये आप इसको दोनों तरफ से क्या देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की भी सेफ सीट है और अब ये ममता बनर्जी के परिवार की सीट हो गई है, क्योंकि उनके भतीजे ने 2 चुनाव यहां से लड़ लिए। तो टीएमसी डायमंड हार्बर एक बार फिर जीतेगी, ऐसा हमारा सर्वे कह रहा है, और अभिषेक बनर्जी यहां से लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और अभिषेक बनर्जी तीसरी बार चुन करके यहां से सांसद बन करके जाएंगे और इस सीट पर भी 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। तो हर लिहाज से मुफीद सीट जिसे आप कह सकते हैं वो तृणमूल कांग्रेस के लिए है, डायमंड हार्बर की सीट। जैन जी। बिल्कुल, लेकिन इसमें 2 बिंदु मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपको याद होगा डायमंड हार्बर में पंचायत चुनाव हुआ था और उस समय बहुत भारी हिंसा हुई थी, और डायमंड हार्बर में भी उस समय जो स्थिति था, क्योंकि वहां गरीब आबादी बहुत है, तो इसीलिए हम लोग जब जिस समय मुस्लिम वोट के बारे में बात करते हैं, भाजपा बहुत मतलब अच्छे तरीके से, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आने से ये भी एक फायदा है कि शुभेंदु ये हर जिले में, जैसे शाहजहां का इशू जो है वो सबसे पहले तो शुभेंदु ने ही पार्टी को नोटिस कराया था, क्योंकि उनको पता था ना, मतलब वो उसको तृणमूल में ही था उस समय क्या क्या होता है, क्या हो रहा है। तो डायमंड हार्बर में जैसे इस बार, आज मैं कलकत्ता में हूं, मोदी जी का जो रैली, उसमें आपको भाजपा को यूपी के भाजपा के प्रिज्म से पश्चिम बंगाल नहीं देखना चाहिए आपको। मैं पश्चिम बंगाल में जो भाजपा का रैली पहले होता था और आज मोदी जी के जो रैली है और उसमें जो महिला पार्टिसिपेशन आज मैंने देखा जी, बिल्कुल, और इसीलिए ममता बनर्जी भी बहुत काउंटर कर रहे हैं। तो डायमंड हार्बर में
अभिषेक बनर्जी जीतेंगे, लेकिन जैसे परसेंटेज ऑफ वोट भाजपा को भी लास्ट टाइम डायमंड हार्बर से भी आप देखिए, जो उसका इंप्रूवमेंट, मैं तो कहता हूं बीजेपी ग्रोथ इज ए इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल। इसको शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में थोड़ा देखना चाहिए। तो इसीलिए हो सकता है कि डायमंड हार्बर में अभिषेक जीतेंगे, लेकिन उसमें वहां भी कुछ इश्यूज है जो, जैसे इसीलिए इंडियन सेकुलर फ्रंट के लीडर बोले हैं, अभी अनाउंस किए हैं, क्या करेंगे पता नहीं है, कि वहां हम चुनाव लड़ेंगे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। जो देखिए उसका कितना असर होता है। अच्छा, हम लोग इस सीट को ऐसे जनता के, आप व्यूअर्स के थोड़ी सरलता के लिए, इसको आप पश्चिम बंगाल की अमेठी कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, देखिए अभिषेक बनर्जी का फैमिली सीट है, जॉइंट किलर उसके लिए चाहिए। लेकिन शुभेंदु जी पर एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं कि शुभेंदु ने ही, जैसा दादा ने भी कहा कि ये जो संदेश खाली का इशू था पूरा का पूरा शुभेंदु ने उठाया है, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पर एक लोकल लीडर भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर मिला है जो नहीं था। और शुभेंदु के लिए ये भी कहा कि आप यदि ध्यान हो कि पिछली बार के चुनावों से पहले टीएमसी से बहुत सारे नेता बीजेपी में आए, लेकिन उसमें से बहुत सारे नेताओं की वापसी भी हो गई, घर वापसी भी हो गई। तो शुभेंदु अकेले हैं जो एक ताकतवर लीडर के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी में खड़े होकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए डायमंड हार्बर की सीट है, इसमें देखिए 2 चुनाव जो अभिषेक बनर्जी जीते हैं, उसमें पहले चुनाव में लगभग 71,000 वोटों से वो जीते थे, लेकिन दूसरा चुनाव वो 2.5 लाख वोटों से जीते। उन्होंने अपना जो वो है वो डबल कर लिया था। और दूसरा ये भी यहाँ पे है कि यहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पे आई थी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उलटफेर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने जो ट्रेजेक्टरी बताई उससे तो ये साफ लग रहा है कि भाई 2014 में मतलब इनका वोट का मार्जिन, जीत का मार्जिन अगर कम है तो उस वक्त या तो कांग्रेस या लेफ्ट कोई एक मजबूत रही होगी बिल्कुल इनके सामने। तो और अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आपको ये कंपैरिजन ठीक नहीं है कि अमेठी मत बोलिए इसको, डायमंड हार्बर वहां पे कम हो रहा था या ज्यादा हो रहा है? इसमें अगर आप अमेठी का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहरामपुर सीट को अमेठी बोलना चाहिए, कि जहां बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी लगातार चौधरी जीत रहे हैं टीएमसी की सरकार होने के बाद। नहीं, इनको भी युवराज कहते हैं ना, इनकी सरकार है, इनके पास संगठन सब है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की दम पर, जहां ना कांग्रेस सपोर्ट है उन्हें, ना ममता बनर्जी का सपोर्ट है, उसके बाद वो सबसे लड़के जीत रहा है बहरामपुर से। तो मुझे लग रहा है कि वो अमेठी सीट ज्यादा है कांग्रेस के लिए। देखिए इस वक्त टीएमसी के उत्तराधिकारी तो अभिषेक बनर्जी हैं। बिल्कुल, वो परिवारवाद का अगर कहीं बंगाल में अगर कहीं सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना तो इसी सीट का हम लोग दे सकते हैं। अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने अब ये इसको परिवार की सीट बना दिया। आजकल अमेठी का नाम लेने से ऐड करना चाहूंगा। हाँ सर, सिर्फ एक बिंदु वो है कि अभिषेक बनर्जी डेवलपमेंट के इशू में भी, जैसे डायमंड हार्बर मॉडल नाम दिया गया है, और जैसे वहां मैं कह रहा था ना कि वो गरीब आम जनता बहुत है, इसीलिए वहां एकदम फ्लाईओवर बनाना, जैसे बॉम्बे में नितिन गडकरी ने एक समय बहुत फेमस हो गए थे, तो ये अभिषेक बनर्जी का ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, और वो एमपी लैड से लेके अपने इवन ये जो 100 डेज का भी जो पैसा वो डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पार्टी के तरफ से दिया जा रहे हैं। वो इशू बना रहे हैं कि केंद्र नहीं दे रहे हैं, सेंटर नहीं दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं, हमारे पार्टी की तरफ से दे रहे हैं। तो और ये डायमंड हार्बर मॉडल लेके तृणमूल के अंदर में भी थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था कि डायमंड हार्बर मॉडल और पूरी राज्य में ये नहीं हो पा रहा है, और क्यों अभिषेक बनर्जी इज डूइंग इट ओनली फॉर डायमंड हार्बर। तो लेकिन डायमंड हार्बर में उनका फायदा, उनके डिविडेंड जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए सेफ सीट है और इसीलिए अभिषेक बनर्जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। एक और अगली सीट की अब आइए बात कर लेते हैं, वो है कृष्णा नगर सीट जो फिलहाल टीएमसी के पास है। और ये सीट इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इनकी सांसद पर जो कार्रवाई हुई सदन के अंदर, उसको बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाने की कोशिश की। और देखिए यहाँ पर भगवा रंग की लाइट आपको जलती हुई नजर आ रही होगी, यानी कि कृष्णा नगर सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कृष्णा नगर लोकसभा से निकाली गई महुआ मोइत्रा की सीट है और यहाँ सीएए का असर दिख सकता है। कृष्णा नगर बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई सीट है और 71 की जंग के समय पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में मतुआ शरणार्थी यहां आए थे। और अगर सीएए का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि आएगा बहुत जल्द चुनाव से ठीक पहले, उसका असर सीधे तौर पर कृष्णा नगर की सीट पर दिख सकता है। और इसीलिए यहां पर आपको भगवा रंग की लाइट जलती हुई नजर आ रही होगी। ये सीट टीएमसी से बीजेपी छीनती हुई नजर आ रही है, यानी कि महुआ मोइत्रा जो है वो हार रही है। महुआ मोइत्रा अगर यहां से लड़ती है, मुझे लगता है लड़ेंगी, उनकी पार्टी उनको अब तो टिकट ना दे, ऐसा नहीं हो सकता जब वो इतनी लाइमलाइट में आ चुकी है, उनकी सदस्यता छीन ली गई, चली गई उनकी, ऐसा कहना चाहिए लोकसभा की। तो महुआ मोइत्रा ये सीट हार सकती है अगर वो चुनाव में जा रही हैं, तो महुआ मोइत्रा की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स, सीए का जिक्र प्राची ने किया। अब सीएए
अभी लागू नहीं है, कानून है देश का लेकिन लागू नहीं है, क्योंकि उसके जो नियम थे वो नोटिफाई नहीं किए गए। वो आने वाले दिनों में कभी भी किए जा सकते हैं, और वो पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं उसका इफेक्ट होगा तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर होगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो बांग्लादेश से आए हम शरणार्थियों की है, और वो उसको हम लोग मतुआ समुदाय पे प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी बहुत काम किया था। आपको याद हो कि मतलब बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेशी, और खासतौर से बांग्लादेश जाकर भी वो जो मतुआ समुदाय वहां पर है, वहां भी उस मंदिर में प्रधानमंत्री गए थे। और मतुआ इसके बारे में हम लोग थोड़ी और बात करेंगे। सीए का असर, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा, बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा इस बार आपको कितनी सीटों पर प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है? सर्वे में भावेश ने क्या पाया है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है भी, आपको 5 सीटों का जो है सर्वे दिखा रहा है कि 3 भाजपा और 2 तृणमूल कांग्रेस, यानी बीजेपी इस बार अपर एज, क्या बीजेपी को अपर एज है इस बार इस इलेक्शन के अंदर? जो शुरुआती बढ़त दिखाई दे रही है नंबर में, क्या आगे बीजेपी इसको रख पाएगी लागू? बंगाल की 42 सीटों का आंकड़ा क्या कहता है, हम आपके सामने रख रहे हैं। और अभी तक 5 सीटें किसके खाते में जा रही हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये हमने आपको बताया। और स्कोर बोर्ड ये कहता है कि 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 2 सीट अभी तक टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, कृष्णानगर सीट की अगर हम बात करें, हमने आपसे डायमंड हार्बर की बात की, कांथी की बात की, बशीरहाट की बात की, तमलुक की बात की। कृष्णानगर सीट जो कि महुआ मोइत्रा की सीट है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार टीएमसी से छीन सकती है, क्योंकि यहां पर सीए का जो मुद्दा है वो काफी इफेक्ट डाल सकता है, और इसीलिए ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। क्या समीकरण इसके बन रहे हैं और क्यों ये सीट महुआ मोइत्रा से भारतीय जनता पार्टी छीन रही है, कैसे छीन रही है, आइए ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दादा, मैं आपके पास आ रही हूं, क्या समीकरण कृष्णानगर का बन रहा है और क्या सीएए एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहने वाला है जिससे बीजेपी यहां पर विनिंग भूमिका में आती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं सहमत हूं, और आपके जानकारी के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि जैसे कृष्णनगर के बारे में आपके सर्वे जो नतीजे पे पहुंचे हैं, टीएमसी के अंदर में भी अभिषेक बैनर्जी भी 2-3 ग्रुप से, नॉट ओनली पीकेज ऑर्गेनाइजेशन, 2-3 अलग अलग ग्रुप से भी सर्वे करा रहे हैं। दैट इज अ नेचुरल प्रैक्टिस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर इलेक्शन। चुनाव के पहले करते हैं। तो कृष्णनगर के बारे में टीएमसी पार्टी के पास भी यही असेसमेंट है कि महुआ कैन नॉट विन। समस्या हो गई है कि ममता बनर्जी जिस दिन वो जो द्रौपदी वाला इशू हुई थी पार्लियामेंट में, और उसके बाद ममता बनर्जी ने पब्लिकली एक वुमेन इशू हो गया था और उसमें एक कमिटमेंट कर दिए हैं कि चुनाव में टिकट देंगे। तो इसीलिए ये भी पार्टी के अंदर चर्चा चल रहा है, कृष्णनगर के जगह दूसरे कोई सीट में महुआ को दूसरे सीट में ले जाने का भी एक प्रपोजल है, लेकिन ये पक्का है। और ये जो सिटीजनशिप वाला इशू है, ये कृष्णनगर इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर एरिया ऑफ द बांग्लादेश। नॉर्थ बंगाल भी बहुत बांग्लादेश बॉर्डर एरिया है। सिटीजनशिप एक्ट जैसे नॉट ओनली मतुआ कम्युनिटी, हर नॉर्थ बंगाल के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कुछ बिहार, इसमें भी उसका असर हो रहा है। और सौरभ, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मिस कर जाऊंगा, बोल रहा हूं। मुस्लिम पॉपुलेशन, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, संदेश खाली में कॉन्सेंट्रेटेड है, पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में और बहुत सारे जगह है जहां ये मुस्लिम वोट 30% जो है ये स्कैटर्ड है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30% नहीं है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 10% है, 5% है। तो वहां अगर ध्रुवीकरण होती है और हिंदू वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, सीपीएम और कांग्रेस मार्जिनलाइज हो जाते हैं, उसमें भाजपा का फायदा हो सकता है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक सीट वाइज अगर देखा जाए तो उतना वो इफेक्टिव नहीं है। जी दादा, ठीक है दादा, एक और इंपॉर्टेंट सीट की बात करना चाह रहे हैं, इस पर आपकी राय हम लोग लेंगे। बहरामपुर की सीट पर हम लोग बढ़ रहे हैं। कृष्णानगर में एक बार बात करना चाह रहा था कि ये दादा मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कृष्णानगर जो है पारंपरिक तौर पर सीपीएम की सीट रही है, और अभी भी जहां तक मुझे पता है सीपीएम यहां पर कोई कमजोर पार्टी नहीं है। तो ज्यादा हो सकता है इस पे और नहीं। दादा ने देखिए आपको एक इनसाइड इंफॉर्मेशन दी कि महुआ मोइत्रा की सीट, महुआ मोइत्रा हार जाएंगी। ये टीएमसी को भी अपने इंटरनल सर्वे में यही पता चला है। अब दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी उनको चुनाव लड़ाना कमिट कर चुकी है, तो उनको कौन सी सीट और दी जाए, ये इस पर चर्चा चल रही है। बहरामपुर, पिछली बार भी कृष्णानगर सीट बीजेपी लगभग जीत गई थी, कुछ ही 5% वोट ही लगभग ज्यादा मिली थी महुआ मोइत्रा को। बहुत क्लोज फाइट था पिछली बार भी बीजेपी लगभग जीतते रह गई थी। इस बार क्या है, जो संदेश खाली का मुद्दा, वहां भी एक
एक लगभग 23% दलित वोट है वहां पे, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के उभर रहा है। जो हम लोग मथुरा वोटर्स की बात करते हैं, वो एक फैक्टर बन के आ रहा है। मैं जरा दो तीन इंपॉर्टेंट सीटें बता दूं भावेश, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए अगली सीट बहरामपुर की सीट है। बहरामपुर मतलब अधीर रंजन चौधरी, ये बिल्कुल सिनोनिमस हो गई है उनके नाम के साथ। बहरामपुर लगातार अधीर रंजन चौधरी जीत रहे हैं। पिछले 25 साल से अधीर रंजन चौधरी यहां से सांसद हैं और उनके पॉलिटिकल करियर का पावर सेंटर यही बहरामपुर की सीट है। दबंग नेता माने जाते हैं, अपनी सीट अपने दम पर लड़ते और जीतते आए हैं वो। और हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि बहरामपुर कांग्रेस पार्टी से और अधीर रंजन चौधरी से फिलहाल अभी भी ना तृणमूल कांग्रेस ना भाजपा, दोनों ही ये सीट जो है नहीं छीन पा रही हैं उनसे। और अगर यहां से अधीर रंजन चौधरी लड़ेंगे जो तय है, तो एक बार फिर यहां से वो सांसद बनेंगे। बंगाल में 2 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के पास, उसमें से एक बहरामपुर की सीट अधीर रंजन चौधरी की है, वो सीट उनके पास रहेगी। इस पर आगे बात होगी। आसनसोल की बात कर लेते हैं। ये आसनसोल भी स्टार सीट है क्योंकि यहां से सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा दरअसल चुने गए थे उपचुनाव में। ओरिजिनली 2019 की जो ये सीट है, इस सीट पर आज प्राची आपके पीछे आसनसोल की ये सीट जो है, दरअसल ये सीट बाबुल सुप्रियो की सीट थी। जब बाबुल सुप्रियो बीजेपी के साथ थे, मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने जब टीएमसी ज्वाइन कर ली उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा यहां से जीत गए। तो चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी यहां से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को टिकट दे सकती है। इसका मतलब वहां पर यूपी बिहार का की पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी वहां पर। आसनसोल बिहार से लगती हुई सीमा है इसकी, और इसलिए यहां पर बिहार से आए वोटर्स की संख्या जो है वो ज्यादा है। अगली सीट प्राची, बिल्कुल अगली सीट की बात करें तो घाटल सीट है। ये घाटल सीट बीजेपी के पास स्टार पावर है, तो तृणमूल के पास भी स्टार की कोई कमी नहीं है। घाटल से तृणमूल के टिकट पर दीपक अधिकारी देव लड़ सकते हैं। और दीपक अधिकारी देव की अगर आप बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये घाटल सीट आपको टीएमसी यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही होगी, यानी ये सीट टीएमसी जीत सकती है क्योंकि घाटल से तृणमूल के टिकट पर दीपक अधिकारी देव लड़ सकते हैं। दीपक अधिकारी देव बांग्ला के लोकप्रिय अभिनेता हैं और घाटल की सीट वो 2 बार जीत चुके हैं। ओपिनियन पोल ये कहता है कि तीसरी बार भी अपनी सीट जीत सकते हैं दीपक अधिकारी देव, यानी कि ये वाली सीट भी टीएमसी के लिहाज से अगर आप कहेंगे तो ये सेफ सीट है और यहां पर एक बार फिर से टीएमसी जीत सकती है। अगली सीट की अगर आप बात करेंगे तो अगली सीट हुगली की है। बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी की ये सीट है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, ओपिनियन पोल ये बता रहा है। लॉकेट चैटर्जी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हैं। पहले वो बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या के मुद्दे पर सक्रिय थी और अभी इन दिनों आप उन्हें संदेश खाली पर भी उतने ही एग्रेसिवली बोलते हुए देख रहे होंगे। एग्रेसिवली वो ममता बनर्जी पर हमला भी बोलती हैं और ये सीट लॉकेट चैटर्जी अभी तक जीतती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। एक एक सीट की बात कर लेते हैं जरा शॉर्ट में। बहरामपुर, माफ कीजिएगा, जी हाँ, बहरामपुर कांग्रेस पार्टी की अधीर रंजन चौधरी की सीट। ये तो ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी भी चाहती होगी कि अधीर रंजन चौधरी जीत रहे ताकि बने रहे बंगाल से भी मुस्लिम बहुल्य सीट है ये बहुत ज्यादा। टीएमसी के लिए, टीएमसी को लड़ाई लड़ने के लिए अधीर रंजन रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फायदेमंद होगा। और हुगली में जो बात की गई है लॉकेट चैटर्जी संदेश खाली में पूरी तरह से एग्रेसिव तरीके से आई और आपको ध्यान हो जब वो डेलीगेशन गया तो वो काफी पुलिस के साथ भी लड़ाई लड़ती हुई वहां पर दिखाई दी थी। राहुल जी, देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो है लगभग 1 लाख वोटों से लॉकेट चैटर्जी यहाँ पे जीती थी और वहाँ पे एक और फैक्टर आपको ध्यान देना होगा, 1.5 लाख वोट जो है सीपीएम ने लिया था। तो ये फैक्टर्स वहाँ के सीट के बारे में हमें ध्यान रखने चाहिए। दादा, लेकिन बहरामपुर के बारे में भी बताइएगा अधीर रंजन चौधरी, और उसके अलावा मैं आपसे आसनसोल भी जानना चाहता हूँ। आसनसोल में अगर बीजेपी ने 2019 निकाल ली थी सीट, या इस बार भी बीजेपी, हम तो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी ही जीत रही है वहां से, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा का वहां जाना कोई कमाल नहीं कर पाएगा टीएमसी के लिए। आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा, आप एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो, देखिए आपको याद होगा एक समय ममता बनर्जी ने खुद वो जो बाहरी और ये जो इशू उठाया था, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो बार बार होते हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा को बाई इलेक्शन, क्योंकि उस समय आपको याद होगा शत्रुघ्न सिन्हा जब वो बाबुल सुप्रियो और ये सब हुआ था, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा को बाई इलेक्शन में जिताने के समय भी ये सवाल उठा था और ममता बनर्जी वो बाहरी वाला इशू को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जो हम लोग जिसको कहते हैं कि एक नॉन बंगाली पॉपुलेशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन बंगाल, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने का कोशिश किया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जितना फिल्म फेस्टिवल के लिए आते हैं और कभी धरना में जाके बैठ जाते हैं, उतना आसनसोल में उनके जो पकड़
वो इतना पकड़ नहीं है। और आसनसोल में जो हिंदी स्पीकिंग जो वोट बैंक, दादा एक सेकंड बस रोक रहा हूं आपको। ममता बनर्जी मुलाकात करने के लिए पहुंची है नरेंद्र मोदी से, तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अभी अभी राजभवन पहुंची है कोलकाता में। उसकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। काश ये पता चल पाता इन दोनों नेताओं के बीच में बात क्या होती है, क्योंकि डेकोरम की बात है कि जब प्राइम मीडिया मिनिस्टर के जरिए ये बात करते हैं तब तो केवल एक दूसरे को नहीं, नेताओं के बीच में नेताओं के बीच में जो पर्सनल इक्वेशन होती है वो ऐसी नहीं होती है। राजनीतिक इक्वेशन जो भी हो वो ठीक है। और वैसे भी भाई डेकोरम दीदी और दीदी के बाद प्रोटोकॉल की भी तो बात है। वहां से आया था, उसके बाद ममता बनर्जी ने आम भेजे उनके लिए, आम और शॉल ये बंगाल से आते रहते हैं। और अभी भी मुलाकात करके गई हैं ममता बनर्जी, नहीं है दिल्ली कि में भी उन्होंने personal मुलाकात equation की इतनी थी। खराब इस पे एक बार जरा जैन जी हमको बता सकते हैं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की पर्सनल इक्वेशन कैसी है? बहुत अच्छा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से तो कभी वो बैरिता, पर्सनल बैरिता है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो केरला के चीफ मिनिस्टर के साथ, आप देखिए स्टालिन के साथ, जो नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर को वीजा मिलता है वहां विदेश जाने के लिए, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर वीजा मिलना बहुत कठिन होता है। तो उनके एक अप्रोच में मोदी जी के ये जो अप्रोच है ये ममता जी के लिए भी है, लेकिन ममता जी के जो तरफ से जो जैसे प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे ना, वो एयरपोर्ट में नहीं जाते हैं, कोई जूनियर मिनिस्टर को भेजते थे, उनके जो अप्रोच में अभी एक बदल है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी ममता बनर्जी भी धीरे धीरे अपने आप को वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा मीटिंग हुई थी और डेलीगेशन जाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने नई पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस वो बोले हैं कि ममता दीदी आपको हम दिखाएंगे मेरे ऑफिस और पूरा। तो ये एक और जब पूछते हैं मोदी जी कि आप ये जो वेट रिड्यूस करते हैं, ट्रेडमिल अभी मत करो, ये ज्यादा ट्रेडमिल करने से तुम्हारे घुटना का प्रॉब्लम होगा, और वो हुई थी कुछ दिन पहले ऑपरेशन। तो इसीलिए एक पर्सनल लेवल में ममता बनर्जी भी अभी कोऑपरेटिव है। इसीलिए बीजेपी नहीं, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस एक सेटिंग का थ्योरी भी आजकल कलकत्ता आरोप लगाने हैं कि अभिषेक बनर्जी अरेस्ट हो जाएगा और इसीलिए डर के ममता बनर्जी ज्यादा सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे वो इशू लगता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली बीजेपी कभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज मुलाकात होगी, मीडिया के सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि मुद्दा क्या है। पिछली बार तो पैसे को लेकर मुलाकात हुई थी और आरोप लगाए थे मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कि हमें पैसे चाहिए और पैसे हमें केंद्र सरकार की तरफ से मिलते नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए वो गई थी। आइए अगले सीटों की बात कर लेते हैं। पहले आसनसोल का आपको एक चीज बता दूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग जो है हिंदी स्पीकिंग है। बिहार और झारखंड के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे हैं, शायद इसीलिए टीएमसी ने वहां पर जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा था। ठीक है, अब आइए अगली सीट की बात कर लेते हैं, दमदम की बात कर लेते हैं। दमदम सीट की अगर आप बात करेंगे तो ये तृणमूल नेता सौगत रॉय की सीट है, ये ग्रेटर कोलकाता रीजन की सीट है और यहाँ 98% शहरी मतदाता है। और देखिए इधर ये दमदम की सीट आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप भगवा रंग की लाइट जलते हुए देख रहे होंगे, यानी कि ये जो सीट है ये बीजेपी जीत सकती है। सीट की अगर बात करें तो यहाँ 98% शहरी मतदाता है, मुस्लिम वोटर 8% है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट इस बार ममता बनर्जी की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी छीन सकती है, यानी कि ये बड़ा झटका होगा। बीजेपी के खाते से टीएमसी के बड़े नेता, अरे इस वक्त ग्रैंड ओल्ड मैन आप कह सकते हैं बंगाल की राजनीति का। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 4.4% से ही ये सीट जो है उन्होंने ये सीट बीजेपी को जाती दिख रही। दादा मैं आपको याद कराता हूं, जब पश्चिम बंगाल में 2 सीट वाजपेयी जी के समय मिला था, राहुल को तो याद होगा, तपन सिकदर फ्रॉम दमदम एंड सत्यव्रत मुखर्जी, लेट अभी सत्यव्रत मुखर्जी, उनको अभी पद्मा अवार्ड भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। दैट दे आर बोथ मिनिस्टर्स एंड कृष्णनगर एंड दमदम, दीज आर द 2 सीट्स। एंड दमदम में रिफ्यूजी जो कम्युनिटीज हैं, बांग्लादेशी जो है वहां कम्युनिटी, हिंदूज, एक स्ट्रॉन्ग बेस है भाजपा का। और सौगत राय को अभिषेक इसीलिए कहा था एज बार इशू में टिकट नहीं देना चाहिए, इवन राज्यसभा में भी लाने का प्रपोजल था, लेकिन ममता बनर्जी उस समय ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल का जो डिबेट हुआ था, इसीलिए अभी भी मुझे पता नहीं है कि सौगत राय का जो नॉमिनेशन है वो इशू अभी भी इंटरनली एक सवाल है डिस्कशन। ठीक दादा, देखिए अब 10 सीट की चर्चा हम कर चुके हैं, उसमें 6 में भाजपा जीतती हुई हमको दिखाई दे रही है सर्वे के अंदर, 3 पर
टीएमसी और 1 पर कांग्रेस पार्टी। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है 42 सीटों पर, तो बीजेपी इसका मतलब बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए आगे की और काफी सीटों की चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी। अगली सीट जहांगीरपुर की सीट है। जहांगीरपुर मतलब लेट प्रणब मुखर्जी की सीट। 2004 2009 प्रणब मुखर्जी यहां से जीते थे, राष्ट्रपति बने तो उनके बेटे यहां से सांसद बन गए थे। 14 में भी कांग्रेस पार्टी के पास सीट रही, लेकिन 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया था और कांग्रेस पार्टी से यह सीट जो है उन्होंने छीन ली थी। इस बार भी ये सीट टीएमसी के पास ही जाती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो जहांगीरपुर सीट पर, यानी प्रणब मुखर्जी की पारंपरिक सीट पर, टीएमसी जो है वो चुनाव जीत सकती है एक बार फिर 2019 की तरीके से। तो अभी 11 सीटों का सर्वे देखिए आपके पास, 11 प्रोमिनेंट सीटों का सर्वे आ चुका है आपके पास, जिसमें 6 पर बीजेपी, 4 पर तृणमूल कांग्रेस और 1 पर कांग्रेस पार्टी जीतने की पोजीशन में हमें दिखाई दे रही है। आगे प्राची हम बात कर सकते हैं ग्रेटर कोलकाता रीजन की। बिल्कुल, ग्रेटर कोलकाता रीजन की एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दादा के साथ प्रणब मुखर्जी पर कुछ आपको सुनना चाहिए। उनका बहुत उनके साथ उनका बहुत contact अच्छे रहा है। संबंध थे, उनसे और जरूर आपको जहांगीरपुर बात जो है करनी। ऐसी सीट है जहां का आपने जिक्र अब दादा बीइंग दादा नहीं, तो लेकिन हम प्रणब मुखर्जी- थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं नहीं, उनसे बहुत देखिए, अच्छे संबंध थे। प्रणब मुखर्जी को जानने वाले लोगों के अब पास अनेक किस्से होते हैं। अभी तो नहीं, उनकी नहीं, बेटी एक ने उसमें किताब एक लिखी। issue है। मैं अभिजीत दादा एक चीज मुखर्जी- पूछना चाह रहा था, प्रणब मुखर्जी से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने डांट नहीं खाई होगी या रिपोर्टर्स में से। कभी आपके साथ कुछ हुआ है क्या ऐसा? बहुत बार क्योंकि वो मुझे कहते थे कि मिसेस गांधी टोल्ड मी टॉक टू चौबन। मिसेस Then गांधी told immediately he said that you are but a child of yesterday. It is YB Chavan, not SB Chavan. तुम तो SB Chavan में सोचते रहते हो, हम तो YB Chavan की बात करते हैं। एक बार बोला था सलमान खुर्शीद के बारे में, आपका स्टेट मिनिस्टर, मुझे उसका पिताजी मेरा कैबिनेट मिनिस्टर था, क्या सलमान का बात करते? तो ऑलवेज वो एक जिटरी कैरेक्टर था और वो हर समय वो जब भी हम कुछ पूछते थे कैबिनेट में क्या हुआ, वो कहते थे कि 62 में ऐसे हुआ था 60। मैंने कहा कि इवनिंग हो गया, अभी हमको लिखना है, अभी आप 62 67 में रहेंगे तो अभी हमको आज शाम के टाइम में तो अब आइए कैबिनेट में क्या हो। बोला ना वो ओथ ऑफ सीक्रेसी है, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट हैपेंड इन द कैबिनेट। तो वो एक ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन था और मोदी जी को भी बहुत पसंद करते थे, मोदी जी बहुत एडवाइस भी लेते थे। लेकिन अभी इस जंगीपुर सीट के बारे में बोल रहा हूं, अभिजीत मुखर्जी का एक्सपेक्टेशन था, ही हैज जॉइंड टीएमसी कांग्रेस छोड़ के, और वो सोचे थे कि जंगीपुर उनको सीट दिया जाएगा। और अधीर चौधरी से अभिजीत मुखर्जी का झगड़ा है, टीएमसी में आया। विदाउट द सपोर्ट ऑफ अधीर चौधरी प्रणब बाबू भी जीतना कठिन था, अधीर का इन्फ्लुएंस था वहां मुर्शिदाबाद में। तो इस समय अभिजीत को टिकट देने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है, क्योंकि जंगीपुर में ऑलरेडी इट्स ओन सीट और वो मुस्लिम फैक्टर है, तो वहां अभिजीत को टिकट मिलेगा नहीं और वो अभी दुखी आत्मा होकर बैठे। बिल्कुल। आइए ग्रेटर कोलकाता की बात कर लेते हैं। ग्रेटर कोलकाता रीजन में 4 सीटें हैं, जादवपुर, कोलकाता साउथ, कोलकाता नॉर्थ और हावड़ा। ये सीटें आपके सामने रख देते हैं। जादवपुर सीट की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में तृणमूल की मिमी चक्रवर्ती यहां से जीती थी और यहां पर आप देखिए चारों सीटें आपके सामने हमने खोल दी हैं। ये पूरी सीटें यानी कि चारों की चारों सीटें ग्रेटर कोलकाता की टीएमसी के साथ जा रही हैं। जादवपुर की बात करेंगे तो मिमी चक्रवर्ती जीती थी। मिमी चक्रवर्ती एक्ट्रेस और सिंगर है। पिछले महीने ही 15 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया है। फिर भी जादवपुर की सीट तृणमूल के लिए कोई खतरा नहीं है। कोलकाता दक्षिण की अगर आप बात करेंगे तो ये हाई प्रोफाइल सीट है, ममता बनर्जी का अपना घर है। कोलकाता साउथ की सीट से 2019 के चुनाव में तृणमूल की माला रॉय जीती थी और ये दोनों ही सीटें कोई भी खतरा टीएमसी के लिए नहीं है। कोलकाता उत्तर की ऐड करें कुछ समीर जी? हम ये कहते हैं कि टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ है यहाँ पर। वहां से मेयर भी टीएमसी के, अगर कलकत्ता के मेयर की बात करेंगे तो टीएमसी के, और टीएमसी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर। और अभिषेक बनर्जी का भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नेटवर्क है युवाओं के अंदर। तो इसीलिए मैं जिक्र कर रहा था सौरभ, जब आपने कहा कि बीजेपी जो है आगे चल रही है, लेकिन जब आप नॉर्थ बंगाल में आएंगे तो, और ये कोलकाता का जितना सारा हिस्सा है, वहां पर टीएमसी का बड़ा असर है। नहीं, अच्छा, लोगों ये सोच रहे होंगे कि आमतौर पर हमारी ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है, बीजेपी शहरों में अच्छा करती है, अर्बन सेंटर्स में अच्छा करती है, कोलकाता रीजन में लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर टीएमसी ऐसा। देखिए, कोलकाता उत्तर में सुदीप बंदोपाध्याय मतलब वो इतनी बार चुनाव जीते हैं, तो वो बड़े स्ट्रांग, मतलब ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं टीएमसी। भावेश, सौरभ जो कोलकाता रीजन की जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बीजेपी यहाँ क्यों पीछे थी, उसका सबसे बड़ा रीजन है, कोलकाता रीजन में एक सबसे बड़ा वोट फैक्टर होता है भद्र लोग।
उसमें बीजेपी ठीक है, अपना हम जिक्र अभी कर तक रहे पैठ नहीं बना पाई है। हम लोग बात कर वो रहे एक हैं। यही मिडिल बात कर रहे क्लास थे। टिपिकल ब्राह्मण जो होते हैं उसका बहुत सारे फैक्टर को लेके उसको एक टारगेट करना बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई। हाँ, दमदम में कुछ हद तक जरूर किया, दमदम में भी वो फैक्टर है जिसका आपने देखा कि दमदम में बीजेपी फिलहाल आगे है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उसमें बीजेपी जो लोग जो वोटर्स हैं उसको काउंटर नहीं कर पाई अभी तक, उसको लेके नहीं आ पाई, अपनी समझा नहीं पाई कि वो बीजेपी क्यों उनको चाहिए। तो वो एक फैक्ट है जिसके वजह से कोलकाता में बीजेपी पैठ नहीं बना पाई। हाँ, कुछ कुछ एक और पॉकेट्स है, जैसे आप जाएंगे हावड़ा, जैसे हम लोग बात करें तो हावड़ा वगैरह में शायद बीजेपी कुछ वोट जो भद्रलोक वाला है उनको लेने की कोशिश कर रही है और शायद सक्सेसफुल हो जाए आने वाले दिनों में कि हावड़ा वगैरह सीट भी निकाल ले। लेकिन फिलहाल बीजेपी यहाँ पे पिछड़ती हुई ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ बहुत सक्सेस नहीं जैन जी, नहीं कर पा रही। ग्रेटर कोलकाता रीजन में क्यों पिछड़ती है भाजपा? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा का दो प्रॉब्लम है। भाजपा का नरेंद्र मोदी जी के बारे में बंगाली भद्रलोक बहुत एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन इवॉल्व किया है। इवन जो मैंने कभी नहीं देखा राम मंदिर के इशू में जय श्री राम नारा बंगाली भद्रलोक, जब अमित शाह जी का रोड शो हो रहा था, मैंने देखा था, और वो बड़ा बाजार का हिंदी स्पीकिंग एरिया नहीं, तो एक इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये जो अर्बन कलकत्ता है, वेरी स्नूटी पीपल, उसमें ना भाजपा का यहाँ कोई लोकल लीडर ऐसे नहीं है। शुभेंदु इज ऑल्सो नॉट ए अर्बन कैरेक्टर, सुकांतो मजुमदार इज ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। ये लोग हम कहते हैं ये अर्बन कैलकेशियन नहीं है। तो ये जो एक फैक्टर है ना लीडरशिप का, मोदी जी का जो यूपी में जैसे जोगी जी है, तो मोदी जी का जो मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए एक लोकल लीडरशिप का जरूरत होता है और संगठन का जरूरत होता है। दोनों कलकत्ता में नहीं है। और सीपीएम के जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो एक बड़ा कलकत्ता का कम्युनिटी है, लेकिन उनके घर घर में जाना, कैंपेन करना, ये संगठन का जरूरत होता है। आरएसएस भी नॉर्थ बंगाल में मोर एक्टिव, पुरुलिया, कृष्णनगर, बॉर्डर एरिया में। प्रॉपर कलकत्ता में मोहन भागवत जी बार बार आ रहे हैं, सिविल इंटेलेक्चुअल, सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वे टू गो। अभी भी ममता बनर्जी का जो पकड़ है कलकत्ता में, ठीक है, वो बेसिकली कांग्रेस का था जो ना, वो ममता बनर्जी के पास अभी है। लेकिन दादा, भद्रलोक का और बीजेपी के टेम्परामेंट में फर्क आपको नहीं दिखाई देता? बिल्कुल है, क्योंकि यूपी में बीजेपी एंड यूपी इंटेलिजेंसिया, वाराणसी में हिंदू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर एंड कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज या जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ये दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग है। मैं मतलब दिल्ली में रहने के कारण मुझे वो समझ में आता है वो अंतर, और भाजपा को इसीलिए पश्चिम बंगाल मॉडल में उनको करना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ यूपी मॉडल अगर इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो कोई फायदा नहीं चलेगा। अभी आपने नॉर्थ बंगाल की भी बात की, जहां से उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी आते हैं बीजेपी की, तो 4 सीटें वहां की हैं, वहां देख लेते हैं। बीजेपी मजबूत है इस इलाके के अंदर। ये सीटें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, ये सीटें हैं। और ये चारों सीटें, देखिए कोई आश्चर्य नहीं इसमें कि नॉर्थ बंगाल की चारों सीटें बीजेपी के पास जाती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। कूच बिहार में निशीथ प्रामाणिक सांसद हैं, मंत्री हैं, राजवंशी समुदाय से आते हैं। अलीपुरद्वार में संघ का बहुत काम है यहाँ पर। 19 के चुनाव में बीजेपी के जॉन बारला यहाँ से जीते थे। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग आपको बताएंगी प्राची। बिल्कुल, जलपाईगुड़ी की बात करें तो बीजेपी के जयंत कुमार रॉय ने 1,84,000 वोटों से इसे जीता था। और अगर आप दार्जिलिंग की बात करेंगे तो नॉर्थ बंगाल की प्रतिनिधि सीट है, यहां से बीजेपी के राजू बिस्ता सांसद हैं और यहां 17% दलित, 20% आदिवासी और 15% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन ये चारों सीटें, जैसा 19 में यहां भगवा की आंधी चली थी, ऐसा ही 24 में भी हो सकता है, यानी कि इन चुनावों में हो सकता है। और ये चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। उत्तर बंगाल में 8 सीटें आती है लोकसभा की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दार्जिलिंग की सीट जीती थी, बाकी सारी सीटें हारी थी 2014 में। लेकिन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में दूसरे नंबर पर रही थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 8 में से 7 सीटें जीती है। सिर्फ एक मालदा दक्षिण की एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, बाकी सारी सीटें उत्तर बंगाल की भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है उत्तर बंगाल के अंदर, और मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार लगभग मुझे लग रहा है कि 8 सीटें उत्तर बंगाल की जीतने वाली है। और दार्जिलिंग
जसवंत सिंह भी जो है दार्जिलिंग से लड़े थे। और देखिए दार्जिलिंग का खास बात है कि 2009 में कोई और लड़ा, 2014 में कोई और लड़ा, अहलूवालिया लड़े थे 2019 कोई और लड़ा, और ऐसा तीनों बार अहलूवालिया भी जीते। वहां पर रहे। तो इसका मतलब ये जो सीट है ये अपने आप में ही बीजेपी की सीट इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, इंडिविजुअल मैटर नहीं। इस बार हर्ष सिंगला लड़ रहे हैं। हर्ष सिंगला विदेश सचिव, पूर्व विदेश सचिव, पोस्टर भी लग गया है दार्जिलिंग में। अच्छा तो दार्जिलिंग में ऐसा क्या है दादा जो बीजेपी जो लोग वहां बीजेपी को नहीं छोड़ते? टीएमसी मे नॉट गिव एनी कैंडिडेट फॉर दैट। जो तो आर्मी के लोग गोरखा बहुत का हैं इशू वहाँ है वो उससे बीजेपी अपने आप को कनेक्ट करती है। मेरे और ख्याल जो गोरखा भी काफी काफी- दिनों से जो उसकी मांग चली अलग गोरखा लैंड को लेके, गोरखा जिसके लिए काफी वहाँ बीजेपी पर है। बहुत दिन से उसको बैक कर रही है। पहले भी इसको लेके बहुत प्रोटेस्ट हुए, बीजेपी उसके साथ ही प्रोटेस्ट में भी थी। और बीजेपी वहां के जो बड़े लीडर थे पहले उसको गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के, उनको अपने साथ रखे, वो अलायंस में भी पहले थे। हाल फिलहाल में उससे बहुत ज्यादा डिवीजन देखा गया, लेकिन अभी भी जो अमूमन जो एक पॉपुलेशन जो है, जो पॉपुलर जो लोग हैं वहां को अभी भी बीजेपी के साथ। ओवरऑल इसलिए आप नॉर्थ बंगाल का भी देखेंगे बताइएगा भावेश, यहाँ क्या है ऐसा जो बीजेपी के लिए काम करता है? एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ देता हूं कि यहाँ से अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें राज्यसभा भेजा है अनंत महाराज को, वो उत्तर बंगाल से ही आते हैं, वो बिल्कुल, कोच बिल्कुल। राजवंशी के समुदाय से आते हैं। वो 30% वोट बैंक के उस वहाँ ये पर। भी हम बहुत सुनते हैं, और इसीलिए राजवंशी भारतीय जनता समुदाय पार्टी के ने बारे में। पहली जी। बार बंगाल से किसी को जलपाईगुड़ी राज्यसभा में वो भेजा है, राजवंशी- तो एक बार अनंत भावेश महाराज को कंप्लीट कर भेजा लें है। अपनी बात, और यही जी, कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कोच राजवंश का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास अनंत महाराज के कारण शिफ्ट हो रहा है। भावेश नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो नॉर्थ बंगाल में जो लगभग 8 सीटें के अलावा जो उसके आसपास ही बहुत सारे लगभग 12-13 सीटों पे राजवंशी समुदाय का अच्छा खासा असर है। लगभग किसी सीट पे तो 20-25% तक है, तो उस पे काफी ज्यादा असर है। और जब उनको राज्यसभा नॉमिनेट किया गया था तो बीजेपी के माइंड में यही था कि उस वोट को और कंसोलिडेट किया था। 2014 से ही वहां पे देखा जा रहा था कि राजवंशी समुदाय बीजेपी की तरफ है, और वो 2019 में बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुआ था और फर्दर अभी और ज्यादा कंसोलिडेशन होने की संभावना है। इसलिए आप देखेंगे नॉर्थ बंगाल में जितनी भी सीटें हैं बीजेपी यहाँ जीत रही है, और संभव है कि इसका जो दायरा है और ज्यादा जहां मैं जहां बता नॉर्थ देता हूं, बंगाल जैसा अभी में- आप लोगों को आपने चर्चा में सुना, 2019 में नॉर्थ बंगाल की 8 सीटों में से 7 भाजपा ने जीती थी, 1 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। मैंने 4 सीटें आपको बता दी हैं, अगली 4 सीटें भी आपके सामने दिखा देते हैं। रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण। आप देखेंगे यहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है 1 सीट का, यानी नॉर्थ बंगाल में अपने बेस्टियन में जहां बीजेपी बहुत मजबूत है वहां पर 1 सीट का नुकसान उसको हो रहा है। ये मालदा उत्तर की सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी 19 में जीती थी। ये सीट इस बार टीएमसी जो है जीत जाएगी ऐसा हमें लगता है। 75,000 बीजेपी की जीत का मार्जिन था, इस बार ये सीट टीएमसी निकालती हुई दिखाई दे रही है, और टीएमसी कांग्रेस से भी उसकी 1 सीट छीन रही है। मालदा दक्षिण की सीट कांग्रेस से छीन रही है तृणमूल कांग्रेस। तो यहां एक कमबैक टीएमसी को आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नॉर्थ बंगाल में बात करेंगे तो बीजेपी को 1 सीट का नुकसान और टीएमसी को 2 सीट का फायदा। देखिए बालूरघाट में मैं चाहूंगा दादा उसकी बात करें, क्योंकि वहां पर जो सुकांता मजूमदार हैं वो बहुत कम वोटों से पिछली बार जीते थे। अब इस बार क्या होगा ये शायद वो ज्यादा बेहतर बता पाए। दादा नॉर्थ बंगाल में नुकसान उठाना पड़ रहा है बीजेपी को, और बालूरघाट देखिए, साफ खास तौर से नॉर्थ बंगाल में 2021 के चुनाव के बाद 2019 में बहुत अच्छा हुआ था भाजपा। 2021 के बाद भी ममता बनर्जी रियलाइज किए हैं कि वो नॉर्थ बंगाल में कैसे वो बेस में नुकसान हो रहा है। और ममता बनर्जी को भी आपको तो ये तो मानना पड़ेगा कि जैसे जैसे अमित शाह जी हैं ऑपरेशनल मैन, ममता बनर्जी के साथ भी आप अखिलेश या राहुल गांधी, इनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, ये ममता बनर्जी भी 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं। और नॉर्थ बंगाल में लास्ट 6 महीने में जितने बार विजिट किए हैं, सुकांत मजूमदार का प्रॉब्लम क्या हुआ, वो तो पार्टी के प्रेसिडेंट है। अभी सिर्फ बालूरघाट का प्रेसिडेंट नहीं है, सुकांत मजूमदार का और एक स्ट्रेंथ, उनका वीकनेस है कि ही इज बेसिकली जो हम लोग भद्रलोक कहते हैं, प्रोफेसर है, और वो भी बायोलॉजी साइंस का। और उनके वो जो जैसे दिलीप घोष थे ना, बहुत कॉम्बैटिटिव, और ये उनकी जो स्पीच है उसमें एग्रेसिव, जैसे शुभेंदु ऐसे नहीं है। तो बेसिकली ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग। आजकल पॉलिटिक्स में वो अपना पकड़ रखने के लिए जो वो साम दाम दंड भेद का वाला जो इश्यूज है उसमें सुकांतो का प्रॉब्लम है। और उसी जगह ममता बनर्जी के टीएमसी के आप कह सकते हैं कि उसमें लुम्पेन एलिमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे जो अनफेयर एक्टिविटीज हैं, लेकिन इलेक्टोरल मैनेजमेंट बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें सुकांतो का वीकनेस है। तो इसीलिए ये भी एक चर्चा है कि इज ए पार्टी प्रेसिडेंट,
उसको बालूरघाट से चुनाव ना लड़ा के उनको और कोई मतलब उसको पूरी स्टेट में कैंपेन में लगा के बाद में सोचा जाएगा उनको कैसे क्या किया जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या बीजेपी करेगा वो तो आपका पार्टी का डिसीजन। देखिए नॉर्थ बंगाल में एक और वीक सीट है। राइट, नॉर्थ बंगाल में एक और भी इशू है जिसके कारण बीजेपी को फायदा होता है, वो ये है कि इन्फिल्ट्रेशन वहां पे बांग्लादेशी वहां पे जिस तरह से बसे हैं उसका विरोध बहुत ज्यादा है, तो वो भी शायद बीजेपी के फेवर में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो शीतलकुची में इंसिडेंट हो गया था ना, याद है ना क्या हुआ था उस समय? देखिए ओवरऑल जो आपको टैली बता रही है अभी तक, जो जितना सर्वे हमने आपके सामने रखा है, तो कुल मिलाकर के अभी तक सर्वे आपके सामने 23 सीटों का, और 23 में से 12 भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, एक कांग्रेस पार्टी को। तो लेकिन आपको यहां जो बीजेपी की लीड दिखाई दे रही है मेजरली नॉर्थ बंगाल की सीटें, क्योंकि अभी हमने 8 सीटें खोली हैं जिनमें से 6 बीजेपी जीत रही है, उसकी वजह से ये लीड आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन क्या बाकी के हिस्सों में जहां वो इतनी मजबूत नहीं है जितनी नॉर्थ में है, क्या बीजेपी इस बार कोई कमाल करेगी? और क्या इस बार हम अभी नंबर की बात नहीं करते क्योंकि वो तो जब पूरा सर्वे खुलेगा तब आपको पता चलेगा, क्या टीएमसी से ऊपर रह सकती है भाजपा? 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल, जहां लगभग बराबरी का सा मामला, टक्कर का मामला आप कह सकते हैं, 2019 में था। 18 सीटें बीजेपी ने जीती, 22 सीट जीती थी ममता बनर्जी ने। और इस बार बीजेपी ने अपने आप को एक बड़ा मुश्किल लक्ष्य दिया है यहां पर, कम से कम 25 सीट निकालने का। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के होते ये मुमकिन है? और आज जब हम ये सर्वे कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, कोलकाता में राजभवन में। उनसे मुलाकात करने के लिए ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले गई भी हुई थी। तो अभी तक का जितना सर्वे आपने देखा, 23 सीटों का सर्वे, 12 पर भाजपा हमको जीतती दिख रही है और 10 पर तृणमूल कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है और 1 पर कांग्रेस पार्टी। अब देखिए यहां से बीजेपी का ग्राफ कितना और ऊपर जाता है या कहां अटक जाता है, इसकी हम बात करेंगे। अब मैं आपके सामने 4 और सीटें रख रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा आप। ये 4 सीटें हैं मुर्शिदाबाद की सीट, इसके अलावा रानाघाट, बानगांव और बैरकपुर। मुर्शिदाबाद का एक बड़ा दिलचस्प इतिहास आपको जरूर जानना चाहिए। मुर्शिदाबाद में आज़ादी के बाद से आज तक, मतलब जब से यहाँ पर चुनाव होना शुरू हुए, कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार आज तक जीता ही नहीं इस सीट से। और ये सीट इस बार भी टीएमसी के पास जाती हुई दिख रही है हमको। 2019 में टीएमसी के अबू ताहिर खान ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 3.25 लाख वोट से हराया था, बड़े मार्जिन से। इस बार भी ये सीट जो है वो टीएमसी के पास रहने के आसार है। रानाघाट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ बीजेपी मजबूत है और यहाँ मथुआ वोटर्स की बड़ी आबादी है। हम मथुआ समुदाय की अभी जिक्र कर भी रहे थे, तो मथुआ यानी जो पश्चिम बंगाल से आए शरणार्थी हिंदू हैं, उनकी तादाद यहां पर काफी है रानाघाट में। और सीएए लागू होने के बाद जब हो जाएगा, तो जिसके रूल्स जल्द नोटिफाई होने वाले हैं, इस सीट पर बीजेपी और इसके आसपास बहुत फायदा मिलेगा बीजेपी को। 2019 में बीजेपी के जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी को 2.5 लाख वोट से हराया था। 2009 और 14 में ये टीएमसी के पास हुआ करती थी सीट। देखिए बानगांव अगली सीट है, ये भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। शांतनु ठाकुर की सीट है। शांतनु ने 3 बार से जीत रही टीएमसी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर भी मथुआ वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं और जहां जहां मथुआ वोटर्स की बड़ी भूमिका है वहां वहां बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट बैरकपुर की है। बीजेपी के टिकट पर अर्जुन सिंह यहां से जीते थे, बाद में पार्टी बदली, टीएमसी में आ गए। चर्चा है कि एक बार फिर से बीजेपी में आ सकते हैं। अर्जुन सिंह ने 2019 में यहां पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री रहे टीएमसी के उम्मीदवार को हराया था। तो इन 4 सीट की आप बात करेंगे, 2 पर टीएमसी और 2 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही। मथुआ का समुदाय का जो लेकिन फैक्टर है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी की जीत में प्रभाव डालता हुआ। कुल अगर सीटों की हम लोग चर्चा कर ले, देखिए अब टैली कहां पहुंच गई है। बीजेपी 14, टीएमसी 12 और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी 2 सीटों के मार्जिन से बीजेपी आगे चल रही है। हमारे इस सर्वे में 27 सीटों का सर्वे आपके सामने इंडिया टीवी पर रख चुके हैं। एक बार फिर जयंत घोषाल जी के पास जाना चाहेंगे। दादा, ये मथुआ समुदाय के प्रभाव वाली कुल कितनी सीटें हैं और ये कम्युनिटी बीजेपी के साथ आपको लगता है इस चुनाव में भी इंटैक्ट रहने वाली है? सीएए लागू होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नॉर्थ 24 परगना जो हम बोलते हैं, ये कलकत्ता का एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है और ये जो बोनगा, ये बांग्लादेश बॉर्डर है। यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप एक्ट के आधार पर जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर और हिंदू शरणार्थी में जो भाजपा का जो डिफरेंस, और उसका भी बहुत सारा रीजन, डिबेट, डिस्कशन चल रहा है, उसमें मथुआ कम्युनिटी जो है वो नॉर्थ 24 परगना का बहुत कम से कम 4-5 सीट है
जहां मोतुआ कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है। एंड हिंदू शरणार्थी का भी एक लोअर कास्ट, जिसको यूपी में या मध्य प्रदेश में ओबीसी का भी एक कैटेगरी माना जाता है, यहाँ मोतुआ कम्युनिटी बोलते हैं। और वो जैसे चैतन्य देव ने किया था ना कि ये जो लोअर कास्ट को एक भक्ति मूवमेंट का, वो मोतुआ कम्युनिटी बांग्लादेश में हुआ था और वो मतलब ईस्ट पाकिस्तान में। और अभी ये जो इन्फ्लुएंस नॉट ओनली नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ बंगाल में भी मोतुआ कम्युनिटी का बहुत बड़ा असर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो बांग्लादेश गए थे और आज भी जो मोतुआ कम्युनिटी का शांतनु ठाकुर का तो मिनिस्टर बनाया, आज भी शांतनु ठाकुर मोदी जी की जो रैली है, देखिए मोदी जी गए हैं आरामबाग, वो हुगली का लॉकेट चैटर्जी का एरिया, और कृष्णनगर जा रहे हैं कल। तो आपका जो सर्वे है जहां भाजपा का जीत का संभावना है, प्रधानमंत्री का विजिट भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां जीतने का संभावना ज्यादा है, ऐसी तो एनालिसिस करके असेसमेंट करके। दादा इस वक्त ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। আপনি কোনো গিফট দিলেন, কোনো কোনো উপহার দিলেন, কোনো উপহার দিলেন? বাংলার মিষ্টি তো আমরা দিই সব কি মিষ্টি নয় দিদি বকায়া তো দিদি বকায়া और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमने प्रधानमंत्री से मुलाकात की लेकिन हमने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की है, शिष्टाचार मुलाकात है, कह रही है पॉलिटिकल बात नहीं हुई। তো আমরা দিই সব কি মিষ্টি নয় দিদি कोलकाता में प्रधानमंत्री हैं तो ममता बनर्जी उनसे ना मिलती तो ये बड़ा खराब लगता। उनसे मुलाकात करने के लिए गई हैं वो, और उसके बाद बाहर निकल करके तो मीडिया वालों ने ये भी पूछा कि क्या आपने उपहार क्या दिया, बंगाली में उन्होंने जवाब दिया तो मुझे मैं नहीं समझ पाया क्या बोला उन्होंने, लेकिन बोला कुछ कि हम तो ऐसा उपहार देते ही हैं सबको, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी बात कही। तो ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात में अब बात हुई भी हो तो कम से कम ममता बनर्जी ने खोली नहीं वो बात और कहा कि शिष्टाचार मुलाकात थी, कोई राजनीतिक बात हमने प्रधानमंत्री से नहीं की। मतुआ समुदाय के बारे में आपको बता रहे थे जयंत घोषाल, इसका प्रभाव जो है आपको बीजेपी की असर वाली इन सीटों पर दिखाई दे रहा है और उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को उन सीटों पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल टैली 14 भाजपा, 12 टीएमसी और 1 इंडिया गठबंधन। आगे बढ़ते हैं और 3 सीटों की बात कर लेते हैं। बारासात, जयनगर और मथुरापुर, इन तीनों सीटों का भी सर्वे हम लोग आपके सामने रख देते हैं और यहां आप देखेंगे तीनों सीटें जो हैं, बशीरहाट बीच में आ गया था, तीनों सीटें अब ये भी टीएमसी के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बैरकपुर से चलते हुए बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर और डायमंड हार्बर, अभिषेक बनर्जी की सीट तक जाते जाते सब आपको टीएमसी के रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। और देखिए इसी के साथ स्कोर बोर्ड जो है वो भी चेंज हो गया है, टीएमसी 15 और बीजेपी 14। अभी तक लग रहा था कि बीजेपी लीड ले रही है और बीजेपी शायद जो टारगेट लेकर चल रही है उसके नजदीक पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही आप दक्षिण पूर्वी बंगाल की सीटें हमने खोली हैं वैसे ही टीएमसी 15 पर बढ़त बना चुकी है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जा रही है, यानी ममता को हराना बंगाल में अभी भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। इसीलिए आप टैली में भी बदलाव देख सकते हैं, टीएमसी 15 और बीजेपी 14 सीटें यहां पर फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। राहुल जी, दक्षिण पूर्वी बंगाल देख रहे सारी की सारी सीटें जो हैं वो ब्लू हो गई हैं डायमंड हार्बर तक, ये मुश्किल क्यों है बीजेपी के लिए? देखिए ये सारा जो इलाका है, ये सारा जो है पहले से टीएमसी, अगर मैं बात करूं तो टीएमसी के प्रभाव वाला इलाका है बहुत ज्यादा, और इसी कारण से देखिए यहाँ पर एक तो टीएमसी का काम भी ठीक है और दूसरा ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू भी आपको नहीं दिखाई देता जो बीजेपी के फेवर में जाता हो, और इसी कारण ये जो सारी सीटें आपको दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती है कि टीएमसी जो है इसमें मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आप डायमंड हार्बर तो आपको अभी हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, डायमंड हार्बर जो है वो जो है अभिषेक बनर्जी की सीट है, उन्होंने कितना काम किया, तो वो सारी बातें इसमें फेवर में जा रही हैं। अगली 4 सीट भी अगर हम लोग खोल दें तो हम उस सीट की बात कर पाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री आज मौजूद है, आरामबाग में। उलूबेरिया, श्रीरामपुर और आरामबाग और झारग्राम, ये सीटें भी अगर हम लोग दिखा देते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा उलूबेरिया और श्रीरामपुर में बीजेपी जो है वो आगे दिखाई दे रही है, और आरामबाग और तमलुक में जो है झारग्राम में भी ये 3 सीटें जो हैं ये बीजेपी की ओर जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ये अंतर जो है आपको स्पष्ट इसमें दिखाई देगा। रामपुर में कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने मिमिक्री की थी वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो जो है बड़े उस चीज से बड़े मशहूर हो गए थे, मतलब सब लोगों ने उसका देखा था। तो ये आरामबाग में जो है
टीएमसी सबसे ज्यादा वोट से हारी, मतलब उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था आरामबाग सीट पर हुआ था। मार्जिन पिछली बार 1142 वोटों का था सिर्फ 2019 आरामबाग में, और इससे 8 सीटें जो है वो प्रभावित होती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, उस 8 में से 3 सीटें बीजेपी के पास है और इस बार आरामबाग को भी बीजेपी को जीतना है। और देखिए वो मार्जिन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की रैली जिसमें बड़े एग्रेसिवली संदेश खाली पर वो बोले, मुस्लिम वोटर्स पर बोले, उसका असर तो कम से कम इस ओपिनियन पोल में झलक रहा है। और आरामबाग, तमलुक, कांथी की आप बात करेंगे और झारग्राम, यहां तक तो कम से कम बीजेपी नजर आ रही है। घाटल अगर आप छोड़ दें तो झारग्राम तक बीजेपी यहां अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। देखिए झारग्राम में बीजेपी के कुनार हिमरम ये सांसद हैं, 12,000 वोट से जीते थे, सिर्फ टीएमसी को इन्होंने हटाया था। और 1977 से लेकर 2014 तक लेफ्ट लगातार इस सीट पर जीतता आ रहा था और वहां से इस सीट को कैप्चर किया है बीजेपी ने। तो लेफ्ट के मजबूत प्रभाव वाली सीट जो है वो यहां से निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन टीएमसी के साथ बड़े क्लोज मार्जिन में सीट जीती थी। ओवरऑल आप टैली देखिए 16 पर भाजपा, 17 पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 42 में से 34 सीटों का सर्वे आपके सामने, कांग्रेस पार्टी को एक सीट। पुरुलिया, बांकुरा जो आपने खोली नहीं है, ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव सीट्स होंगी। अच्छा, ये भी आगने वाले मेदिनीपुर भी जो है बीजेपी, मेदिनीपुर है, बर्धमान, दुर्गापुर है बीजेपी। लेकिन एरिया पूरा बेसिकली अगर देखा जाए तो माओवादी से प्रभावित एरिया है पूरा। और किशन जी जो माओवादी नेता थे वो यहाँ उनका मतलब एनकाउंटर हुआ था, तो उसमें बड़ा आरोप लगा था कि टीएमसी ने किया, और बाद में अभिषेक बनर्जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि उसमें हमारी भी भूमिका थी। तो अभी वहां पर माओवादी का बड़ा प्रभाव है। और एक माओवादी नेता है महतो, वो जेल के अंदर है, वो कह रहे हैं वो ममता बनर्जी से बहुत नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार वहां पे आदिवासी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बार माओवादियों का जो सपोर्ट रहा है आदिवासियों का, वो आदिवासी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की स्थिति में वहां पर लग रहा है। तो ये एरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बहुत पॉजिटिव होने वाला है लोकसभा चुनाव में। और ये चलिए अभी आप सीटें आएंगे, अगली 4 सीट की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने जिक्र किया मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा और विष्णुपुर, इनका भी सर्वे आपको हम दिखा देते हैं। तो मेदिनीपुर पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की सीट है, यहां से उनका टिकट भी लगभग पक्का है। 1 लाख के मार्जिन से जो है दिलीप घोष मेदिनीपुर से जीते थे। पुरुलिया में बीजेपी के ज्योतिर्मय सिंह महतो यहां से सांसद हैं। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 7% था और 2019 में बढ़कर सीधे 50% इस सीट पर मार्जिन जो है वो पुरुलिया में भारतीय जनता पार्टी का हो चुका था। पुरुलिया एक वक्त में आर्म्स ड्रॉप केस के सिलसिले में बड़ा चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा में आया था पुरुलिया। और ये देखिए ये जो है झारखंड से लगती हुई सीट है, जंगल तो वहां वो प्रभाव जो है जंगल जिले के 4 जिले आते हैं, वहां की सीटें, और ये पूरा स्ट्रांग होल्ड है। ये सारों सीटें बीजेपी की सीट्स हैं। बीजेपी आगे लीड में दिखाई दे रही है अभी। अब केवल 4 सीटें बाकी हैं और उसमें आप देख रहे हैं 20 पर बीजेपी आगे चल रही है, तृणमूल 17 पर और 1 पर इंडिया गठबंधन। मतलब हमारे सर्वे में आगे निकली है, 20 पर बीजेपी जीत सकती है चुनाव, 17 पर टीएमसी और 1 पर इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव जीत सकता है। मेदिनीपुर के बारे में बता दूं आपको, दिलीप घोष की जो सीट है, मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किसी ने बीजेपी की सक्सेस में जो है मतलब वहां पर किया है वेस्ट बंगाल में, तो वो दिलीप घोष ने किया है। उनकी मेहनत जो है वो जो है वो आज दिखाई दे रही है कि 2 सीटों से किस तरह से 18 सीटों पे पहुंचा जाता है, ये उनकी मेहनत। अच्छा, जो बाकी बची 4 सीटें वो भी खोल देते हैं ताकि आंकड़ा साफ हो जाए कि बीजेपी बढ़त बना रही है या फिर टीएमसी बढ़त बना रही है हमारी ओपिनियन पोल में। तो ये 4 सीटें आपके सामने रख रहे हैं। वर्धमान पूर्व टीएमसी के सुनील कुमार मंडल 2 बार से सांसद हैं और देखिए इन 4 सीटों पर आपको सिर्फ टीएमसी नजर आएगी और इसीलिए टैली में आप देखेंगे बदलाव कि टीएमसी 21 और बीजेपी 20 पर है। इन सीटों की अगर बात करें तो वर्धमान दुर्गापुर बीजेपी के एसएस अहुलवालिया सांसद है यहां से। 2019 में टीएमसी की ममताज संघमिता को सिर्फ 2400 वोटों के मार्जिन से हराकर वो जीते थे। बोलपुर की बात करेंगे तो टीएमसी के असित कुमार मल सांसद हैं, बीजेपी को यहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था और इस सीट से 7 बार सीपीआई नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी भी सांसद रहे हैं। वहीं बीरभूम की अगर आप बात करेंगे तो 3 चुनावों से लगातार टीएमसी की शताब्दी रॉय यहां सांसद हैं और शताब्दी रॉय फिल्मी दुनिया की फेमस फेस रही हैं। तो फाइनल टैली आप एक बार देख लीजिए, फाइनल टैली तो ये बता रही है कि टक्कर है ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी 20 सीटें जीत सकती है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक और टीएमसी 21 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 1 सीट ही कांग्रेस बचा सकती है। तो 19 के आसपास ही देखिए मानना चाहिए प्राची, इसको 18 और 22 का जो नंबर था वो 20 और 21 हो जाता है। गैप यानी और कम कर लिया टीएमसी के साथ भाजपा ने, लेकिन इसमें कोई लगभग थीम वैसी ही दिखाई दे रही है जो 2019 की थी। तो मैं एक बार भावेश के पास जाना चाहता हूं। भावेश, जो सर्वे आपने किया
क्या इसमें कोई बाकी प्रदेशों की तरह यूपी में, बिहार में या राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां हम एक पैन स्टेट सेंटिमेंट देखते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, वैसी कोई थीम चलती हुई आपको दिखाई देती है बंगाल में, या अलग अलग समुदायों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ बंगाल है अलग अलग वजहों से? लेकिन सौरभ, एक सवाल और भावेश से ही कि जब राहुल गांधी जी ने इतनी बार कह दिया, उसके बाद भी भावेश ने टीएमसी और इंडिया गठबंधन को अलग अलग क्यों रखा? अभी तक हुआ ही नहीं है सर्वे, इसीलिए सर इसका तो जवाब ये होना चाहिए। भावेश, पहली बात आपने बहुत, मैं पहले विजय जी के सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, बंगाल में इंडिया गठबंधन यदि साथ में चुनाव लड़ती भी है, टेक्निकली आप देखिए, यदि साथ में चुनाव लड़ती भी है तो शायद बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। देखिए, टीएमसी को जितना एंटी बीजेपी वोट लेना था वो उनको ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है। अब जो बचे कुछ वोट है कांग्रेस के पास या सीपीएम के पास, वो अब टीएमसी के साथ नहीं जुड़ सकती क्योंकि उनके पास वो एंटी टीएमसी वोट है। इन केस यदि इनके साथ अलायंस होता है तो बीजेपी को ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। उसमें जो 3-4 जो क्लोज फाइट वाली सीट है, जैसे कि बैरकपुर वो हो गया, श्री रामपुर हो गया, या और दुर्गापुर वर्धमान सीट है, इनमें बीजेपी को ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब दूसरी बात तो पाए कि जो सौरभ पूछ रहे थे कि रूरल सेंटीमेंट है क्या नरेंद्र मोदी को लेकर, बिल्कुल है। पूरे इंडिया में ही, पूरे बंगाल में नहीं, हालांकि पूरे इंडिया की बात है, लेकिन बंगाल में आप देखेंगे 2019 में भी लगभग 70% रूरल बंगाल को बीजेपी ने जीता था। इस बार वो और फर्दर कंसोलिडेट होता दिख रहा है। और आप देखेंगे पिछली बार 18 जीती थी, इस बार 20 जीत रही है। और लगभग 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुत क्लोज फाइट है, जिसमें कल्याण बनर्जी वाली भी सीट है, वर्धमान दुर्गापुर वाली सीट है, और बैरकपुर जहां पे बहुत ज्यादा हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, वहां पे हालांकि अर्जुन सिंह छोड़ के चले गए, जो कि ज्यादा तो वही लोग उनको उनके सपोर्ट में रहते हैं, जो हिंदी यूपी बिहार के लोग वहां के बहुत एक अच्छे खासे वोटर्स हैं, वो छोड़ के चले गए। लेकिन अभी भी यदि बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट वहां पे देती है बैरकपुर में, हालांकि चर्चा चले दिनेश त्रिवेदी को लेंगे, लेकिन यदि किसी और अच्छे कैंडिडेट को बीजेपी वहां पे देती है तो वो सीट भी बीजेपी निकाल सकती है। तो संभव है कि जो बीजेपी का टारगेट है 25 का, 25 ना भी आए, लेकिन बीजेपी टीएमसी से आगे निकल सकती है इस चुनाव में। और ये बहुत बड़ी सरप्राइज होगी, क्योंकि अभी 6 महीने पहले तक, याद होगा सर सौरभ, 6 महीने पहले जब हम लोग बंगाल को लेके चर्चा कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो बीजेपी मुश्किल से 8-10 सीटों पे लीड करते हुए दिख रही थी। लेकिन पिछले 6 महीने में बीजेपी का जो इतना बड़ा गेन हुआ, उसमें राम मंदिर का भी जरूर इशू है, और प्राइम मिनिस्टर का जो फर्दर जितना ज्यादा लोकप्रियता, और अब सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री की रैलियां तो अभी शुरू हुई हैं होना, अब वो एक बड़ा फैक्टर होगा कि चुनाव में जाते हुए। एक बार जयंत घोषाल जी का ओवरऑल व्यू हम लेना चाहेंगे। जयंत जी, 18 बीजेपी, 21 टीएमसी, 1 कांग्रेस, ये हमारा सर्वे बता रहा है। पहले तो आप इस आंकलन से सहमत हैं या नहीं हैं? और 20 बीजेपी, 21 टीएमसी, और क्या बंगाल के में इस वक्त चुनाव में जाते हुए सबसे बड़ा इशू क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये जो नतीजा आप दिखा रहे हैं, मतलब ये जो सर्वे का, मुझे बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि चुनाव अनाउंसमेंट के बाद क्या मोमेंटम लेगा, क्या इशू होगा। लेकिन भाजपा के लिए अगर 1 सीट भी बढ़ेगा, भाजपा के लिए तो 18 सीट इसका स्टेटस को रखना, और 1 सीट भी बढ़ेगा तो भाजपा का ग्रोथ साइन होगा, 2 सीट घटेगा तो भाजपा के लिए नुकसान है। अभी इस समय भाजपा और एग्रेसिव होंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, इवन मैं कह रहा हूं कि मथुआ वोट बैंक को भी रिपेयर करने के लिए ममता बनर्जी ने, सौरभ एक चीज बता देता हूं, जो गोवा में और त्रिपुरा में, असम में ये जो सब एक्सपेरिमेंट और नेशनल डिजायर, अभी ये कंप्लीटली कोर्स करेक्शन करके 42 सीट्स में एकदम मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं। और उनका टारगेट है कि 18 सीट से कैसे हम कम कर पाए। अगर उसको 15 करे तो टीएमसी के लिए विक्ट्री है, अगर बीजेपी 2 सीट बढ़ेगा तो बीजेपी के लिए विक्ट्री है। और इशू आप बोल रहे हैं क्या है, संदेश खाली इशू नहीं है, एक्चुअल इशू है कि मिसरूल ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट। इवन भाजपा में बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एंटी ममता कैंपेन करना उससे अच्छा है कि टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी इज मिसरूल, क्योंकि ममता बनर्जी का भी एक ब्रांड इक्विटी है, वो ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। तो इसीलिए जैसे बाकी राज्य में, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कांग्रेस और बीजेपी का जो लड़ाई है उसका कैरेक्टर डिफरेंट है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि सीपीएम और कांग्रेस अगर एक साथ रहे
तो सीट एडजस्टमेंट का सवाल नहीं है। राहुल गांधी पर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी बैड विद ममता बनर्जी, आई एम सॉरी टू से। उन्होंने तो दावा किया था मेरे बड़े अच्छे संबंध है। नहीं, वो संबंध सोनिया जी के साथ पर्सनल केमिस्ट्री ठीक है, लेकिन राहुल गांधी अभिषेक बनर्जी को टाइम दिया था सुबह 6 बजे और ममता बनर्जी को अभिषेक ने बोला कि रात में दे सकते थे, कह रहे कि हमको मध्य प्रदेश जाना है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो लगेगा कि हमारे तरफ से एरोगेंस है, यू आर जूनियर टू हिम। और वो 6 बजे गए थे, इज ए लेट राइजर, इन स्पाइट ऑफ दैट उसमें गए थे अलार्म लगा के घड़ी में। तो ये जो दादा ठीक है, अब फाइनल कमेंट मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक तो आप बीजेपी को मैक्सिमम बढ़ता कितना देखते हैं बंगाल में, एक फिगर दीजिएगा। और अगर जैसे अभी बात हुई, भावेश कह रहे हैं कि अगर अलायंस होता है ममता बनर्जी कांग्रेस का तो बीजेपी को इनफैक्ट फायदा होगा उसका। बिल्कुल, मैं इसके साथ सहमत हूं और ये ममता बनर्जी जानते हैं और इसीलिए वो कभी ये अलायंस में नहीं जाएंगे। और सीपीएम के साथ कांग्रेस रहेगा तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का एंटी सीपीएम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल वोट बैंक है और इसीलिए वो सवाल ही नहीं है। सिर्फ ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 3 सीट, वो तो अधीर का सीट है, बरकत गनी खान चौधरी का भाई का सीट है और दार्जिलिंग है, और इसीलिए उसमें अभी भी कांग्रेस के साथ एडजस्टमेंट हो या ना हो, यूनिलैटरली वो सीट। सर समय खत्म हो गया। समीर जी, यहाँ इससे सहमत हैं या बीजेपी बढ़ेगी ऊपर? मुझे लग रहा है कि अभी समय है, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां शुरू हुई, अमित शाह संगठन देखेंगे, अभी कई इश्यूज आएंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीट ज्यादा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 24 से 25 सीटें इस बार जीत सकती है। मुझे ये सर्वे बिल्कुल ठीक लगता है, ये मैक्सिमम सीट्स हैं जो बीजेपी निकाल जीत सकती है। राहुल, मुझे लगता है इससे ज्यादा सीट बीजेपी वहां नहीं जीत सकती। कम करना चाह रहे हैं तो कम कर दीजिए। नहीं, कम नहीं, मुझे लगता है बीजेपी वहां पे गेन करेगी, लेकिन ममता बनर्जी नॉन बीजेपी लीडर्स में सबसे स्ट्रांग लीडर है, जिससे बीजेपी को लड़ना सबसे मुश्किल लड़ाई है। तो सारी हमारे पैनल में तो भावेश का सर्वे पास हो गया। प्राची, बिल्कुल। और देखिए, इस टाइम तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी 2 सीट बढ़ा रही है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रेसिवली अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। अब कितना इजाफा बीजेपी करेगी, ममता बनर्जी कितना बीजेपी को रोक पाएंगे, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे हमारा बंगाल का ओपिनियन पोल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर बंगाल का सटीक समीकरण क्या है।